Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be in best of your health, right? My dear students, we are studying the heart. And yesterday we discussed about the chambers, partitions and the valves of the heart. And today we want to discuss more about heart. आज हम दिल की कुछ और बातें करेंगे, right? Particularly हम देखेंगे कि हमारे दिल के अंदर किस जगह पे रेस्टिंग हो रही है, कहाँ पे हम ब्लड को सक कर रहे हैं, किस पॉइंट पे हम लोग ब्लड को पंप कर रहे हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ को हम जिस नाम से जानते हैं दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कार्डिक साइकिल। और वो कार्डिक साइकिल के रिजल्ट में जो प्रोड्यूस होने वाला करंट है उसे हम मेजर कर सकते हैं बाय मींस ऑफ अ डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हमें उस रिज़ल्ट को एक लंबे से ग्राफ पेपर के ऊपर डिफरेंट तरह के ग्राफ्स बना के दे देती है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को देखकर हमें यह पता चल सकता है कि इंशाल्लाह इस पर्सन का जो हार्ट है वो बिल्कुल परफेक्टली ठीक काम कर रहा है या खुदा ना खास्ता इसके अंदर किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, एक चांसेस हो सकते हैं कि हमारी एट्रिया से कॉन्टैक्ट न करें, रिलैक्स ना करें। ये मुमकिन है देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन माय वेल्व। आपने कल सुना था बाइकस्पिड वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व, पल्मोनरी वेल्व एंड एओर्टिक वेल्व, इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। और या फिर देयर खुदा खासा देयर मे बी द प्रॉब्लम इन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। तो इन सारी की सारी चीज़ों को हम थोड़े किसी हद तक ऑब्जर्व कर सकते हैं, जान सकते हैं किस टेस्ट के साथ, बेसिक से टेस्ट के साथ, जैसे हम बोलते हैं क्या ईसीजी के बारे में, कार्डिक साइकिल के बारे में बातें करने के लिए लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि हमने कल सारी बातें आपसे किसके बारे में की थी, एनिमेशंस के बारे में की थी। और आज हम आप लोगों से बातें करेंगे किसके ऊपर, ड्राइंग पे। ड्राइंग हम बनाएंगे खुद और आप लोगों को बनाना भी सिखाएंगे और आप लोगों के साथ साथ ड्राइंग बनाकर कुछ बातें भी करेंगे। और अगर कोई एक आधी बात जैसे कि पेपिलरी मसल्स के बारे में हम कल जल्दी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से कुछ बताना आप लोगों को भूल गए, या कॉर्डेट टेंडनी क्या होते हैं उनके बारे में भूल गए, तो उनको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। टाइम कंस्ट्रेंट तो आज भी है, कोशिश करेंगे कि इन तमाम बातों को कंप्लीट किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, राइट। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, और हमने डिस्कस ये किया था इट कंसिस्ट ऑफ 4 चेंबर्स। तो आपको ये वाली बात भी याद है कि जो आप लोगों के हार्ट की राइट साइड है, इट इज़ बेसिकली डिजाइन टू रिसीव एंड पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इस पर्पज़ के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इस पर्टिकुलर हार्ट की राइट साइड को कैसा ड्रॉ करूँगा, ब्लू। तो आइए हम ड्रॉ करते हैं हार्ट की साइड को। ये यू नो माय डियर स्टूडेंट्स कि ये ब्लड वेसल जो ऊपर से ब्लड कलेक्ट करती है, कौन सा वाला, इम्प्योर, वी कॉल इट एज नथिंग अदर देन सुपीरियर वेना केवा, right? And similar blood vessel is attaching itself somewhere here, and that very blood vessel is called as inferior vena cava. Inferior vena cava. और केवा का मतलब, केवा मीन्स हार्ट और वेना बहुत बड़ी वेन। Inferior, collecting blood from the body parts lying inferior to heart। अगर मेरा हार्ट कहीं यहाँ है तो इससे नीचे वाले सारे ऑर्गन्स क्या कहलाएंगे, इंफीरियर ऑर्गन्स। अब ये दोनों चीज़ें क्या करेंगी कि these particular blood vessels they are going to pour the blood in a less muscular organ, and that very less muscular chamber of the heart is called as what? डेफिनेटली यू आर परफेक्ट, आपने बिल्कुल सही बात की है कि दैट वेरी चेंबर इज कॉल्ड एज राइट एट्रियम। राइट एट्रियम। तो देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से अपनी ड्राइंग का क्या किया है, आगाज किया है, और उसको हमने एक ब्लड के चेंबर से कनेक्ट कर दिया है। दैट इज बेसिकली थिन वॉल्ड चेंबर, समथिंग लाइक इट, थिन वॉल्ड चेंबर। Whenever this particular chamber will contract, so it will force what? The valve that is lying somewhere here
यहाँ पे एक वेल्व है, इट हैज़ गॉट यू कैन से मेनी सच मेम्ब्रेनस यू कैन से हैंगिंग्स। और अगर आप इसकी ऊपर से डिवीजन को देखिए समवेयर हियर यहाँ पे, तो यू विल फाइंड द 3 फ्लैप्स। अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो 1, 2 and 3, so there are 3 flaps. Flap number 1, look at this carefully, this is flap number 1, this is flap number 2, and this is flap number 3. So as 3 bigger membranous flaps are lying over here, तो हम इस पर्टिकुलर वेल्व को कि जिसकी 3 मेम्ब्रेन्स है, मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी, जैसे कि आप देखते हैं कि ड्रिल को होल्ड करने के लिए ड्रिल मशीन के 3 जॉज होते हैं, ऐसे ही यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं जिनके अंदर से फ्लो करेगा ब्लड। आप इसके लिए यूवी परसेप्शन कर सकते हैं कि आपके पास एक ट्रायंगुलर फनल है, राइट, ट्रायंगुलर। नॉर्मली तो फनल हमारी गोल होती है, ऊपर से चौड़ी नीचे से पतली, तो कोई ऐसी ही फनल ये भी है, लेकिन इसकी 3 साइड्स हैं, मॉडर्न सी फनल है ये, समझ लें। एंड व्हेन दिस पर्टिकुलर व्हाट right atrium will contract, so it will push this particular blood, which blood, impure blood, through this particular channel into the lower chamber, and that very lower chamber is called as ventricle. Look at this कि हम इसको आपने oblique ड्रॉ करना है, तिरछा ड्रॉ करना है आपने इसको, और इस तिरछे को ड्रॉ करते हुए आप लोगों ने माइंड में कौन सी बात रखनी है कि हमने इसके मस्कुलेचर को शो करना है। और इस पर्टिकुलर मसल्स के मस्कुलेचर के लिए यू हैव टू कंसीडर द थिकनेस। आप देखिए कि इसकी कितनी थिकनेस है। और दूसरी बात ये है कि आप इसकी टेढ़ा ड्रॉ करेंगे बिकॉज कि आप लोगों का जो हार्ट है वो आपकी थोरेसिक कैविटी में ऑब्लिकली प्लेस्ड है। ये बात कल भी थी आप लोगों के साथ। और फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप लोगों को एक पार्टीशन नजर आ रही है समवेयर हियर, राइट, एंड दिस वेरी पार्टीशन इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर व्हाट सेप्टम। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप थोड़ा गौर से समझे कि यहाँ से एक ब्लड वेसल इमर्ज हो रही है, समथिंग लाइक इट, ऐसे इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड देन इट इज बाइफरकेटिंग। ये बाइफरकेट हो रही है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, और 2 पार्ट्स में डिवाइड होने का मतलब ये है कि वन ऑफ देम इज सप्लाइंग ब्लड टू द राइट लंग, other one is going to supply impure blood to the left lung. Therefore, this very trunk, this very major blood vessel that is drawn in blue, it is called as what? Pulmonary trunk. तो इसको हम लेबल करते हैं कि this very trunk is called as pulmonary what? Artery. Pulmonary artery. और इस पल्मोनरी आर्टरी की बेस पे आपको हमने कल बताया था कि 2 फ्लैप्स वाला, 2 आधे चांद वाला एक वेल्व लगा हुआ है। कोशिश करते हैं यहाँ पे शो किया जा सके कुछ ऐसा। एक फ्लैप ये वाली है। अगर आप इसको कंसिडर करना चाहें तो आप इसको समझ सकते हैं किससे? मेरे हाथों की मूवमेंट से। ये समझ ले आधा चांद ये है, आधा चांद ये है। जब प्रेशर नीचे से मीन यहाँ से इंक्रीज होगा तो इट विल मूव अपार्ट। लुक एट दिस कि जब प्रेशर नीचे से इंक्रीज होगा तो ये साइडों पर मूव कर जाएगा, और जो ही प्रेशर कम होगा तो दोबारा से ये बंद हो जाएगा। तो इसकी 2 हाफ मून ये है और हाफ मून दूसरा है, और इसके रिजल्ट में मेरे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है? एक सेमी ल्यूनर वेव। तो इसे हम लेबल करते हैं यहाँ पे कि समवेयर हियर इज अ सेमी ल्यूनर वेव, सेमी ल्यूनर वेव। तो ये जो मेरे हार्ट की साइड है ये बेसिकली इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करने के लिए और फिर उसको रिसीव करने के लिए डिजाइंड है। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि ये जो मेरा वेल्व है इट इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वेल्व। ये जस्ट एक मेम्ब्रेन है, एंड दिस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन कैन नॉट विथस्टैंड विद द इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर। अगर यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता तो किसी अम्ब्रेला में आपने देखा होगा कि छतरी जो होती है वो बहुत हवा में उल्टी हो जाती, राइट। लुक एट दिस में आपको ये छतरी उल्टी हुई नजर आ रही है। इट इज ड्यू टू वेरी हाई एयर प्रेशर। अगर इसके साइडों पे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था तो ये वाला वेल्व भी उलट सकता था। इसकी डायरेक्शन फ्लो ऑफ ब्लड की कैसी है? एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ। लेकिन अगर ये वेल्व उलट जाता तो फिर ब्लड वेंट्रिकल से एट्रियम की तरफ फ्लो करना शुरू कर देता। तो नेचर ने उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया? इसको थ्रेड्स बांध दिए, राइट। उन पर्टिकुलर थ्रेड्स को चले हम इस ब्लू थ्रेड से शो कर रहे हैं यहाँ पे समवेयर हियर। ऐसे थ्रेड्स हैं ये वाले, राइट। इसकी मिसाल ऐसी है, अगर मैं टेंट लगाना हो
शादी के लिए, किसी प्रोफेशन के लिए, तो हम टेंट के बैम्बूज को बांस से दोनों तरफ बांध देते हैं। जब उस पर्टिकुलर बांस पे दोनों तरफ से ऑपोजिट फोर्स लग रही तो वो कभी भी इन्वर्ट नहीं गिर रहा होता। और जब चारों जो हमारे बैम्बूज है या बांस हैं वो 8 साइड से पकड़े जाएंगे तो हमारा टेंट कभी कोलैप्स नहीं करता। तो नेचर ने इसको कोलैप्स से बचाने के लिए क्या बांध दिए हैं, खास किस्म के टेंडन्स के बने हुए कॉर्ड्स। अब आप इसको समझें, ये है आपके टेंडन्स। अगर आप देखें तो आपकी बोन्स नीचे हैं, इन बोन्स के ऊपर ये बारीक बारीक से लगे हुए टेंडन्स। ये टेंडन्स बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज है, दे एनेबल मी टू मेक अ ग्रिप ओवर एनीथिंग समथिंग लाइक इट, राइट। तो इस पर्टिकुलर टेंडन की क्या फिलॉसफी है यहाँ लगाने की कि इन इलास्टिक होता है, इन इलास्टिक और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है। अल्लाह ताला ने इसलिए यहाँ पे टेंडन्स के बने हुए कॉर्ड्स लगा दिए हैं। इन पर्टिकुलर कॉर्ड्स को हम नाम क्या देते हैं, कॉर्डे टेंडेने, कॉर्डे टेंडेने। और इन कॉर्डे टेंडेने को खींचने के लिए और रिलैक्स करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या लगा दिया है, यहाँ पे मसल्स लगा दी हैं, समवेयर हियर, समवेयर हियर, समवेयर हियर। ये मसल्स हैं जिसकी वजह से ये हमारे वेंट्रिकल्स की वॉल्स के साथ अटैच हैं। और इन मसल्स को हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स क्या, पेपिलरी मसल्स, पेपिलरी muscles, right? So they can contract and they can relax and they can control the extent of opening of these particular valves known as AV valves. तो ये है हमारे हार्ट की कौन सी साइड, राइट साइड, ठीक है। That is basically going to receive and pump what, impure blood. और अब जो हम बात शुरू करने वाले हैं वो किसकी है, वो है हार्ट के लेफ्ट साइड की। और आपको ये बात पता है कि हार्ट की अगर मैं लेफ्ट साइड को ड्रॉ करना होगा तो आई मस्ट स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, द राइट एट्रियम। तो आई ड्रॉ करते हैं राइट एट्रियम। राइट एट्रियम इज समथिंग इज लाइंग समवेयर हियर इन दिस फैशन। और अगर आप इसको देखिए तो आपको ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर राइट एट्रियम के साथ 2 पल्मोनरी वेन्स अटैच। ये बात आपने गौर से सुननी है, जो बात कल हुई थी वैसे, कि ये बेसिकली हमारा राइट एट्रियम है और इस पर्टिकुलर राइट एट्रियम के साथ क्या अटैच हैं, पल्मोनरी वेन्स। और दिस इज द ओनली वेन, ये कल डिस्कस हुआ था कि दैट हैज गॉट द प्योर ब्लड। प्योर ब्लड मीन्स दैट इज वेरी मच रिच इन ऑफ कोर्स ऑक्सीजन। और इस पर्टिकुलर एट्रियम के नीचे देयर इज अ वेरी वेरी मस्कुलर व्हाट, वेंट्रिकल। और अगर आप इस वेंट्रिकल को देखें तो इसकी वॉल्स दे आर मच मच मोर थिकर एज कंपेयर टू द व्हाट, राइट वेंट्रिकल। आप इस पर्टिकुलर राइट वेंट्रिकल को राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल को राइट एट्रियम से सेपरेट करने वाली चीज का नाम मेरे पास क्या है, डेफिनेटली एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। और इस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर, पार्टीशन के अंदर देयर इज अ वेल्व, राइट। और अगर आप इस पर्टिकुलर वेल्व को देखें तो इसकी शक्ल इस तरह की, राइट। इसके मेरे पास टोटल 2 फ्लैप्स, लुक एट दिस, 2 फ्लैप। एक फ्लैप जिसमें मैं अब रेड पेंट कर रहा हूं, ज़ाहिर है ये वाला फ्लैप है बहुत बड़ा, दिस वन, और दूसरा फ्लैप ये है। तो जिस पर्टिकुलर वेल्व के मेरे पास 2 फ्लैप्स हों उस पर्टिकुलर वेल्व को मैं क्या बोलूँगा, बाइकस्पिड वेल्व। और जैसे मैंने बोला था कि ये आप इमेजिन करो कि ये ट्रायंगुलर क्या है, फनल। तो ये मेरे पास एक डुअल साइड हाफ, यू कैन से हाफ मून फनल ये है और हाफ मून फनल ये है, कि समझ लें कि टोटल सर्कुलर फनल बन गई है। लेकिन इसके 2 मेम्ब्रेनस फ्लैप्स हैं जो इस तरह से वर्टिकली डाउन हैंग हुए होते हैं, समथिंग लाइक इट, ऐसे हैंग हुए होते हैं। सो दिस पर्टिकुलर मेम्ब्रेनस फ्लैप अगेन इट इज एक्टिंग एज अ वेल्व। आप देख रहे हैं कि इट इज टैपिंग डाउनवर्ड। तो जब ऊपर से फोर्स लगेगी, राइट, तो ये वाला वेल्व ओपन हो जाएगा एंड प्योर ब्लड विल बी फोर्स्ड फ्रॉम द राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अब ये वाला राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इट विल एक्सर्ट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन।
और वो जो अपर डायरेक्शन फोर्स है वो जाहिर है वो इसके साइडों से लगेगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से. इट विल फर्दर क्लोज व्हाट द फ्लैप्स, जिसकी वजह से ये वाला बाइकस्पिड वाल्व और जोर से बंद हो जाएगा. इट विल प्रिवेंट द रिवर्स फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम. राइट, तो आपको मैंने कल डिस्कस किया था कि वेल्व का एक सबसे अहम और एक ही और सबसे अहम काम यही है कि वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को इंश्योर कर रहे होते हैं. राइट, लेकिन ये काम होता क्या है, ऐसे भी डिस्कस किया मैंने आप लोगों के साथ कि ब्लड हमेशा एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा, लेकिन अगर वो वेंट्रिकल से एट्रियम में जाना चाहे तो साइडों से लगने वाली व्हाट डायनामिक फोर्स उसको मजीद जोर से बंद कर देगी. प्लस अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ये जो हमारे ट्राइकस्पिड वाल्व है वो इवर्ट हो सकते थे, उल्टे हो सकते थे, तो ये वाला काम तो यहाँ पे भी हो सकता था. तो अल्लाह ताला ने इस पर्टिकुलर वाल्व को किसी इन्वर्टेड अम्ब्रेला की तरह से उल्टा होने से बचाने के लिए क्या किया कि इसके साथ थ्रेड्स बांध दिए जो किसके बने हुए हैं, आपको याद ना, टेंडन्स के बने हुए. और मैंने बताया था आप लोगों के टेंडन कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी चीज़ है, और अगर आपकी टेंडन की स्ट्रेंथ का पता लगाना हो तो आप किसी बुचर की शॉप पे जाएं, किसी कसाई की दुकान पे जाएं, तो आपको नजर आएगा कि जिस पर्टिकुलर चीज़ के साथ उन्होंने पूरे बकरे को उल्टा लटकाया होता है, दैट इज ऑल्सो अ टेंडन. और अगर आप ऐसे लिफ्ट कर रहे हैं, अपनी पूरी बॉडी के वेट को उठा रहे हैं, तो उसमें भी एक एचलेसिस टेंडन है. लुक एट इट्स पावर, लुक एट इट्स स्ट्रेंथ, कि वो एचलेसिस टेंडन अपनी पूरी बॉडी के वेट उठवा रहे हैं. राइट, तो इस पर्टिकुलर इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए कॉर्ड्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहाँ लगा दिए, यहाँ यहाँ यहाँ, समथिंग लाइक इट समवेयर हियर. और इस कनेक्टिव टिश्यू का पर्पस ये है कि इट इज इनइलास्टिक, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, इसको हम लंबा नहीं कर सकते हैं. और इसको फर्दर किससे जोड़ा गया है, हमारे वेंट्रिकल की वॉल के साथ थ्रू वेरी वेरी स्पेशल मसल्स नोन एज अ पेपिलरी मसल्स. और ये पेपिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स होके क्या कर रही हैं, ये मेरे वेल्व के एक्सटेंट का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स हद कि ये वाला वेल्व कितना खुलना चाहिए कितना नहीं खुलना चाहिए, उसको साथ ये वाली चीज़ें भी कंट्रोल करें जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, पेपिलरी मसल्स. राइट, सो ब्लड कैन मूव from right atrium to right ventricle, but it cannot move from the ventricle to the atrium. Right, this valve can be closed, it cannot be inverted due to the presence of what, chordae tendineae or and not or and what, papillary muscles. So अगर ब्लड मेरे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया है तो अब ब्लड वापस जा नहीं सकता. और अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर वेंट्रिकल में से ब्लड निकलने का रास्ता भी कोई नहीं है सिवाय इस एक रास्ते के जिसे हम यहाँ शो करें, दैट इज लाइंग समवेयर हियर. एंड दिस पर्टिकुलर duct is ascending in upward direction, something like it, and making a very huge blood vessel, something like it, 1 and 2 and 3 and then move down. ये वाली ब्लड वेसल बेसिकली कहाँ से अराइज हुई, ये अराइज हुई स्टूडेंट्स देखते हैं डॉटेड लाइन है, ये डिसेंड डाउन एनर्जी को मूव करेंगे तो बेसिकली उस पॉइंट पे जाके कन्वर्ज होगी जिसे हम बोलते हैं ओपनिंग ऑफ द एओर्टा. इट इज लाइंग एडजेसेंट टू पल्मोनरी ओपनिंग बट ऑन द राइट साइड. और अगर मैं इसकी बात करूं स्टूडेंट्स तो इसके अंदर भी एक फ्लैप प्रेजेंट है, एक वेल्व प्रेजेंट है सिमिलर टू द वेल्व ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक. देयरफॉर इसका नाम भी मेरे पास क्या है, इसका नाम भी मेरे पास क्या है, सेमी ल्यूनर वेल्व, सेमी ल्यूनर वेल्व. राइट, और ये जो वेल्व है इट इज कॉल्ड एज व्हाट, बाइकस्पिड वेल्व. अब दो दरवाजे, दो बड़े बड़े दरवाजों के जो क्या होते हैं फट, राइट, वो ज़रा स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू द 3 स्मॉलर फट ऑफ अ विंडो. तो विंडो के 3 जो दर हैं वो कम फोर्स वाले हैं, छोटे फोर्स वाले हैं, और शाही किला के जो बड़े बड़े दरवाजों के 2 फट हैं, राइट, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है. सो दैट्स वाई bicuspid valve on the stronger side of the heart, and these small 3 flaps, they are on the right side of the heart because it is going to oppose a force of only blood, that is you can say exerting force against the lungs only, while this particular valve is basically opposing the force that is being exerted against the force of the whole body. Therefore here should be the stronger valve. Got the point? So ये है हमारे पास हार्ट की सर्कुलेशन. अब होता मेरे स्टूडेंट्स ये है
कि ये सारे का सारा हार्ट, इसके अंदर अभी एक और चीज की कमी है, मैं चाहता हूं मैं इसको अभी से डिस्कस करूं आप लोगों के साथ। वो क्या है? वो है इसका नर्वस सिस्टम, राइट, कि इसमें नर्व्स कहाँ प्रेजेंट है। और मैं चाहता हूं कि मैं डिस्कस कर लूं अभी से इसकी क्या अपनी सर्कुलेशन। चलिए पहले करते हैं सर इसकी अपनी सर्कुलेशन की बात। लुक एट दिस, आपने जरा बात को गौर से सुनना है माय डियर स्टूडेंट्स। मैं इसमें से अब बहुत चीजों को इरेज कर देता हूं सो दैट यू मे हैव एन द पिक्चर योर माइंड। हम करते स्टूडेंट्स ये हैं कि हम इसमें से कुछ चीजों को अब वाइप कर देते हैं, समथिंग लाइक इट। इनको मैं इरेज कर देता हूं और इरेज करने से थोड़ी सी पिक्चर आपके माइंड में हार्ट के मस्कुलेचर की क्लियर हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी, राइट। लुक एट दिस। अगर आप इस पर्टिकुलर चेंबर को कोई नाम देना चाहें तो इट वाज इस एट्रियम में जहां पे सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा आपस में आके मिल रही है, इसके दरमियान में करके यहाँ पे एक स्पेशल किस्म का न्यूरोमायोजेनिक टिश्यू एग्जिस्ट करता है, सॉरी, एंड दैट वेरी न्यूरोमायोजेनिक टिश्यू इज कॉल्ड एज SA node. It is called as what? SA node. अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि व्हाट इज इट्स ओरिजिन, तो आप कहेंगे, नाम बता रहा है कि ये बेसिकली साइनस विनोसिस था जो रिड्यूस होके एक और स्पेशलाइज फंक्शन के लिए क्या हो गया, इवॉल्व हो गया। एंड दैट वेरी स्पेशल फंक्शन इज व्हाट, द रोल ऑफ व्हाट, पेसमेकर, यानी कि वो बेसिकली एक पेस मेकर का काम कर रहा है। पेस का मतलब कहता है रिदम मेकर, रिदम बनाने वाला। तो ये एक रिदम बनाने वाला डिवाइस बन गया किसका, मेरे हार्ट का। ओरिजिन में कैसा है, साइनस विनोसिस, लोकेशन में क्या है, एट्रियम, तो नाम हो गया साइनो एट्रियल नोड। फिर अगली बात मैं क्या बात कर रहा हूं कि व्हाट इज इट्स नेचर। नेचर ये है कि ये मस्कुलर टिश्यूज हैं जो डिसऑर्गेनाइज वे में अरेंज है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट इज रिच इन न्यूरॉन्स। आपको पता है कि हमारी बॉडी में सिर्फ न्यूरॉन्स ही वो सेल्स हैं जो कि सेल्फ एक्साइटेटरी हैं, खुद से एक्साइट हो सकते हैं, उनकी एक्साइटेशन खुद से ट्रिगर हो सकती है। तो ये अपनी एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लाइक कि आप सोए हैं, किसी ने 12 बजे तो खुद ब खुद उठ गए, राइट। तो ये सेल्फ एक्साइटेटरी, अजान की आवाज़ आएगी तो आपको कान को पकड़ के नहीं कहना पड़ेगा कि अजान हो रही है सुनो। जो ये अजान की आवाज़ आएगी आपके कान फोन आपको इन्फॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो सिर्फ इज अ केस है कि ये वाला टिश्यू दैट इज लाइंग इन द राइट एट्रियम, it is neuromyogenic in origin, it is self-excitatory and it is, although it is under the control of autonomic nervous system, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी नर्व आके अटैच होती है, उसे हम बोलते हैं वॉगस नर्व, and that particular vagus nerve is basically seventh cranial nerve, and that seventh cranial nerve is definitely working in collaboration with the what, heart। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, लेकिन हार्ट के रिदम को, मीन जो हम आवाज़ सुनते हैं लब डब, उसकी कौन सा पार्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट करे, कितने देर वेट हो, सेकंड पार्ट कब कॉन्ट्रैक्ट करे, ये सारी बातें कंट्रोल करने वाला कौन है, SA नोड। क्योंकि इफ़ यू वांट टू से समथिंग एल्स अबाउट इट, यू मस्ट से इट इज एक्टिंग एज अ बैटरी। ये तो एक बैटरी के तौर पे काम कर रहा है, दैट नॉट ओनली मेंटेन द रिदम बट ऑल्सो ट्रिगर द साइकिल। मैंने वर्ड यूज़ किया, ट्रिगर द साइकिल। हमारे कार्डिक साइकिल को ट्रिगर करने वाली चीज़ का नाम मेरे पास क्या है, SA नोड, राइट। अब यहाँ से क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ से 3 कमिशनल नर्व्स, आपने अर्थों में पढ़ा था कमिशनल ब्लड वेसल्स, यहाँ पढ़ा कमिशनल नर्व्स। There's a difference between the two because this is basically nervous system in origin। तो यहाँ से 3 नर्व्स यहाँ से इधर से यहाँ मूव करती हैं, यहाँ से। चलिए ऐसा करते हैं कि इसको भी हम थोड़ा सा साफ कर लेते हैं सो दैट कि आपको इस पर्टिकुलर नर्व की पोजीशन और लोकेशन के बारे में मज़ीद क्लियर हो जाए, राइट। तो हम फजूल जो इररिलेवेंट चीज़ें उसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। सो लुक एट दिस नाउ, दिस वेरी चेम्बर इज़ वेरी मच क्लियर। Look at this. I am talking about SA node. These SA nodes then gives 3 commissural nerves. Look at this. Look at the familiar आई रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान। क्या आप अपने रब की कौन सी निमत को छुटलाएंगे? अगर तो यहाँ पे एक रास्ता नहीं रखा मैसेज को आगे कन्वे करने के, 3 रास्ते रख दिए कि उनमें से एक अदा फेल भी हो जाए तो नर्व कंडक्शन बंद ना हो और तुम अपनी ज़िंदगी की मैक्सिमम लेंथ को एंजॉय कर सकते हो, राइट। तो बात यह कि यहाँ से 3 नर्व्स निकल रही हैं, समवेयर 1 and then 2 and then 3, all of them are lying in the what, left atrium।
मैंने आप लोगों के सामने एक वर्ड यूज किया था सिंसिशियम, और सिंसिशियम क्या है कि हमारे बॉडी का कोई भी ऐसा टिश्यू जो किसी नर्व इम्पल्स को एज अ यूनिट क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, उसका नाम क्या है, सिंसिशियम। तो आप लोगों के हार्ट की जो ऊपर वाली साइड है, ऊपर वाली साइड, ये वन कंडक्टिंग टिश्यू है, देयरफॉर टू एट्रिया मेक्स वन सिंसिशियम, राइट। तो जब यहाँ पे नर्व जनरेट होगी तो ये ऊपर वाली दोनों चेंबर्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो ऐसे नोड से इम्पल्स आई 3 कमीशन नर्व्स के थ्रू, वो इस पर्टिकुलर जंक्शन पे पहुंच गए जिसे हम लोग एवी जंक्शन बोलते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल्स का जंक्शन नोन एज एवी जंक्शन। उस एवी जंक्शन के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया हुआ है, एक और बहुत ही बड़ी नोड बना दी है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमायोजेनिक टिश्यू की, एट दैट वाई नोड इज कॉल्ड एज व्हाट, एवी नोड। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी नेम इट एज एवी नोड, बिकॉज इट इज लाइंग एट जंक्शन ऑफ एट्रियम एंड वेंट्रिकल। सो इसका नेम मेरे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, एवी नोड, राइट। तो इस पर्टिकुलर एवी नोड के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये 3 काम कर रहा है। नंबर 1, ये ऐसे नोड से आने वाले करंट को रिसीव कर रहा है। नंबर 2, ये इस पर्टिकुलर करंट को जो यहाँ पहुंचा उसे एम्पलीफाई कर रहा है। कॉमन सेंस है, एम्पलीफाई होना क्यों जरूरी है, बिकॉज कि भाई देखो, अगर आप लोगों के पास सिंपल CD70 है फॉर एग्जांपल, तो उसको चलाने के लिए आप लोगों को लेस अमाउंट ऑफ पेट्रोल चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों के पास 500 cc आ जाएगी तो जाहिर है उसके लिए आपको ज़्यादा बड़ा पिस्टन और ज़्यादा बड़ी एनर्जी चाहिए। तो सेम इज द केस है, लुक एट द साइज of the ventricles, it is definitely greater than the size of what, atrium. So there should be an amplification of the force. वो जो amplification है करंट की वो कौन कर रहा है, AV नोड। चलिए मैं आपको amplification से एक और मिसाल देता हूँ। ये जो हम अपने मौलवी साहब की थी धुआंधार तकरीर सुन रहे होते हैं, बेसिकली उसके पीछे क्या होता है कि मौलवी साहब तो जोर से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्पीकर बहुत ज़्यादा आवाज़, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। वो कौन है, वो कौन सी चीज़ है जो हमारे इन हजरत साहब की आवाज़ को या हमारे सिंगर की आवाज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा रही है, नथिंग अदर देन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब होता है स्पीड, किसी चीज़ को बढ़ा देना, तो इट इज एक्टिंग एज एन एम्पलीफायर। सो दिस वेरी AV नोड नॉट ओनली रिसीव द करंट बट ऑल्सो एम्पलीफाई द करंट। एंड नंबर 3, इट कॉजेस डिले, राइट। ये डिले करवाती 0.3 सेकेंड का डिले यहाँ पर हो जाता है, और हमारे एट्रिया, हमारे वेंट्रिकल से 0.3 सेकेंड बाद में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हमारे वेंट्रिकल्स एट्रियम से 0.3 सेकेंड के बाद कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्यों? बिकॉज कि यहाँ से हम नर्व को मैसेज को रेजिस्टेंस देते हैं, राइट, और रेजिस्टेंस देते हैं थ्रू वेरी वेरी स्पेसिफिक यू कैन से चैनल दैट इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ फिश। और उस बंडल ऑफ फिश के अंदर हमारे इस पर्टिकुलर हार्ट के नीचे वाले चेंबर्स में पाए जाने वाले कंडक्टिंग फाइबर्स, लुक एट दिस, डायग्राम को देखेंगे, मैं जाहिर इस पूरे नर्वस सिस्टम को ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से नर्वस सिस्टम, नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं, लुक एट दिस ब्लैक लाइंस। अब आपने जरा गौर से देखना है कि मैं आप लोगों के लिए और मैंने क्या काम किया है यहाँ पे, वो ये लुक एट दिस, इंपॉर्टेंट बात कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एरोज लगा दी हैं, समथिंग लाइक ए डाउनवर्ड एरो एंड देन अपवर्ड एरोज, राइट। तो इसका मतलब मेरे पास स्टूडेंट्स ये होगा कि पहले जो करंट है वो AV नोड से इंटरएट्रियल सेप्टम के थ्रू एपेक्स ऑफ हार्ट की तरफ मूव करता है। हम इस पर्टिकुलर पोर्शन को नाम क्या देते हैं, इस सारे पोर्शन को हम लोग नाम देते हैं व्हाट, एपेक्स ऑफ हार्ट। फिर जब ये वाले दोनों fibers move towards the right side of the heart and left side of the heart, then actual contraction develop, और actual contraction basically as per the need apex से बेस की तरफ को है। तो जब हमारा करंट इस पर्टिकुलर पॉइंट दो तरफ मूव करता है तो तब हमारा हार्ट, मैंने क्या वर्ड यूज किया है कि वो लॉन्गिट्यूडनली नीचे से ऊपर की तरफ को मूव हो रहा होता है, लॉन्गिट्यूडनली नीचे से ऊपर की तरफ, और सर्कुलर वे में साइडों से अंदर की तरफ मूव हो रहा होता है। तो साइडों से अंदर की तरफ मूव होने की वजह से और नीचे से ऊपर की तरफ मूव होने की वजह से हमारे ब्लड पे मैक्सिमम प्रेशर जनरेट होता है, और वो वाला प्रेशर फिर इस पर्टिकुलर ब्लड को के जो राइट वेंट्रिकल में कलेक्ट हो गया था उसे कहाँ डाल देगा, डेफिनेटली इनटू द एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, राइट। इसको यहाँ से यहाँ जोड़ने के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट है,
स्पेसिफिक किस्म के फाइबर्स जिन्हें हम लोग नाम के देते हैं पर्किंजे फाइबर। तो पर्किंजे फाइबर इन फैक्ट अपने आप को बंडल ऑफ हिस के थ्रू कनेक्ट करते हैं एवी नोड के साथ, और फिर जो करंट यहाँ से आएगा वो इन पर्किंजे या बहुत सी बुक्स से परकाइने फाइबर भी लिखती है, राइट। और उस परकाइने फाइबर के रिजल्ट में दिस पर्टिकुलर when these particular ventricles will contract and they will force the blood into the pulmonary trunk and aorta respectively, right। तो ये है पूरे के पूरे हार्ट की कंडक्शन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन ऑफ हार्ट। हमारा हार्ट बेसिकली कैसे बिजली की तारों को कंडक्ट करता था, राइट। अब इस पर्टिकुलर सारी बातों को समझने के बाद कि बेसिकली ऐसे नोड कहाँ लोकेट करती है, एवी नोड कहाँ लोकेट करती है, उसका क्या क्या फंक्शन है, आए हम इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करते हैं ग्राफ की वजह से। और इस पर्पस के लिए वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट कॉलम। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि आप लोगों के पास बेसिकली क्या प्रेजेंट है, डेफिनेटली ईसीजी। जैसे मैंने जिक्र किया था कि लुक एट दिस वीडियो, इस वीडियो में हम एक बंदे की ईसीजी कर रहे हैं और इस ईसीजी में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पर्सन के हार्ट के अराउंड कुछ इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। जब मेरा एसए नोड क्या करता है, करंट जनरेट करता है, तो करंट कमीशन नर्व्स के थ्रू कहाँ चला जाता है, एवी नोड के पास। तो क्या ख्याल है, ये वाला करंट एसए नोड से एवी नोड के पास ही रहेगा। मेरा कहने का मकसद ये कि क्या सिर्फ और सिर्फ ये जो 3 कमीशन नर्व्स है सिर्फ यही कंडक्टिंग है, तो आंसर इज नो। इनके सराउंडिंग में पाए जाने वाला फ्लूइड, उसके पाए जाने वाली क्या, पेरिकार्डियल व्हाट, पेरिकार्डियम, और उसके ऊपर जितनी भी मेरे नर्व्स, कनेक्टिव टिश्यूज, आर्टरीज, वेन्स लगी हुई है, इवन अप टू द लेवल ऑफ स्किन, हर जगह पे करंट की एक मिकदार क्या करती है, लीक होती है, राइट। अब जो मेरे इलेक्ट्रोड यहाँ पे इस पर्सन के ब्लड के साइडों पे लगा दी है, दे आर बेसिकली गोइंग टू रिकॉर्ड व्हाट, द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज बेसिकली कमिंग आउट फ्रॉम द एसए नोड। और ये वाला करंट सिर्फ और सिर्फ मेरे हार्ट के बाहर ही प्रेजेंट नहीं है, बल्कि वीक होता होता इवन ये मेरे बाजुओं, मेरी कलाइयों, मेरे सर तक भी जाता है। इट मीन्स माई होल बॉडी इज बेसिकली अ कंडक्टिंग टिश्यू। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लुक एट दिस, कि मैं 2 इलेक्ट्रोड इस बंदे के बाजुओं पर भी लगा रहा हूँ और 2 इलेक्ट्रोड इस बंदे की टांगों पर भी लगा रहा हूँ। और इसको लगाने से पहले हम लोग यहाँ पे कंडक्टिंग जेल लगाते हैं, सो दैट कि हम उस पर्टिकुलर करंट को विदाउट वेस्टेज सही तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। सो दिस पर्टिकुलर लीड्स आर गोइंग टू सेंड द मैसेज टू दिस पर्टिकुलर डिवाइस दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और आप देखें कि जब ये मशीन चल रही है तो इट इज बेसिकली मेकिंग अ ग्राफ ऑन अ ग्रेड पेपर एंड दैट वेरी ग्राफ इज कॉल्ड एज व्हाट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इस बंदे की बॉडी में जहां जहां से जैसे जैसा करंट जनरेट हुआ उसको नाम के देते हैं ईसीजी। अब ईसीजी के हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स जो डिफरेंट किस्म की मैसेज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनमें से एक छोटा सा पीस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी इस पर्टिकुलर लेवल पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बताएगा कि कौन कौन से टाइम पे क्या क्या होता है, राइट। सो हमने आप लोगों के लिए क्या किया हुआ है, हार्ट के साइकिल को, कार्डियक साइकिल को इस पर्टिकुलर ईसीजी से और इस पर्टिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल्यूम से और हमारे जो फोर्स एंड प्रेशर है उससे रिलेट किया हुआ है। सो आई होप कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। और लग रहा है जैसे मुश्किल है, अदरवाइज ये बिल्कुल मुश्किल सी बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। आई एम अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू दिस वेरी डायग्राम, इट इज़ डेफिनेटली कोरिलेटिंग। इफ़ यू जस्ट open up your eyes and keep your brain open, keep your eyes open, keep your ears open and concentrate and note the points। तो ये बड़ी आसान सी डायग्राम है, बिलीव यू मी, बहुत आसान सी डायग्राम है। हम कैसे देखेंगे कि लुक एट दिस, सबसे पहले आप लोगों के पास क्या होती है, एसए नोड एक्टिवेट होती है, राइट। जब आप लोगों के पास एसए नोड एक्टिवेट होगी तो आपको मैंने क्या बताया था कि जो आप लोगों का एट्रियम है वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट। तो उस पर्टिकुलर चीज को हमारी ईसीजी किस तरह नोट करती है, बाय मीन्स ऑफ अ पी वेव, राइट। लुक एट दिस, इस पर्टिकुलर पी वेव की बात कर रहा हूं। आपने क्या करना है कि आपने इस पर्टिकुलर पी वेव को देखना है। पी वेव कब डेवलप हुई, जब आप लोगों का एसए नोड एक्टिवेट हुआ। तो एसए नोड की एक्टिविटी से यह पी वेव प्रोड्यूस हुई। इस पी वेव की वजह से बेसिकली क्या हुआ
कि आप लोगों के एट्रियम में क्या जनरेट हुआ, प्रेशर। उस प्रेशर के जनरेट होने से बेसिकली आप लोगों के एट्रियम में ब्लड का वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया। उसको अगर मैं वॉल्यूम के सेंस में ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरह की चीज़ है। वॉल्यूम के लिहाज से देखें कि ये प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कम हो रहा है, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि प्रेशर इज रिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो ये होगा हमारे पास एट्रियल वॉल्यूम। और ये जो मेरे पास ऊपर लाइन है ये शो कर रही है कि इस चीज को हमारे वेंट्रिकल्स के प्रेशर को, ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे एट्रियम के प्रेशर को, राइट। सो एट्रियम का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा कब, जब हमारी पी वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। और पी वेव प्रोड्यूस होने के बाद फिर हमारे पास एक डिले आएगा किस चीज का, 0.3 सेकेंड का। और उस पर्टिकुलर टाइम में दो काम हो रहे हैं। नंबर वन मेरे पास क्या है कि हम लोग पहले उसको डीपोलराइज करेंगे, किसको, एवी नोड को। और एवी नोड के डीपोलराइज होने की वजह से ये क्यू आर वेव बनेगी। और इस क्यू आर वेव के बाद फिर इस पर्टिकुलर एवी नोड की क्या होगी स्टूडेंट्स, रीपोलराइजेशन। और उसके रिजल्ट में रीपोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे हम लोगों को जीरो पे वेव रुकती नजर नहीं आती, बल्कि करंट और सदा कहता नेगेटिव हो जाता है। इसे हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। बहरहाल ये बातें अभी थोड़ी सी आपके स्कोप से ऊपर बात है कि हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप लोगों की एवी नोड कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये क्यू आर एस वेव बनेगी। और इस पर्टिकुलर क्यू आर एस वेव का इफेक्ट किस पे होगा, इसका इफेक्ट होगा, लुक एट दिस, ये वेंट्रिकल हैं, ये क्या हो सकते हैं हमारे पास एट्रियम। तो जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं उसके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, राइट। इस प्रेशर की वजह से अ टाइम विल कम व्हेन द प्रेशर इनसाइड व्हाट, वेंट्रिकल्स विल बिकम ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ ब्लड दैट इज लाइंग ऑन द अपर साइड ऑफ पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टिक ट्रंक। उसको व्यू समझते हैं। लुक एट दिस, मैं इसकी बात कर रहा हूं से कि ये प्रेशर था, ये अमाउंट ऑफ ब्लड थी जो मेरे किस पे प्रेजेंट थी, सेमाइल्यूनर वेल्व ऑफ एओर्टा के प्रेजेंट थी या सेमाइल्यूनर वेल्व ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक के प्रेजेंट थी। उस पर्टिकुलर ब्लड का अपना एक वॉल्यूम था, प्लस उस पर्टिकुलर सेमाइल्यूनर वेल्व की अपनी एक स्ट्रेंथ भी थी। इन दो पर्टिकुलर चीजों से ज्यादा होगा क्या, प्रेशर ऑन इन द वेंट्रिकल्स। जब प्रेशर इससे ज्यादा होगा तो लुक एट दिस, क्या हो रहा है वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कि वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग ड्रास्टिकली। ये मैंने क्या लिखा था आप लोगों से कि ये जो लाइन है ये बेसिकली मेरे वेंट्रिकुलर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, वेंट्रिकुलर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। तो देखिए दोबारा बात को गौर से देखें कि जब हमारी क्यू आर एस वेव बनी तो उसके रिजल्ट में बेसिकली नर्व इंपल्स कहाँ ट्रांसफर हुई, वेंट्रिकल्स के पास। तो ट्रांसफर होने के बाद वेंट्रिकुलर प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ। जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि मेरे सेमाइल्यूनर वेल्व ओपन हो जाएं तो क्या हुआ, ब्लड मेरे वेंट्रिकल से उन पर्टिकुलर ट्रंक्स में चला गया, जैसे मैं क्या बोलता हूँ पल्मोनरी ट्रंक या एओर्टिक ट्रंक। तो वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो गया। पॉइंट। तो ये जो मेरे पास चीज है इसे हम नाम के देते हैं, इसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स वेंट्रिकुलर सिस्टले। इसे हम नाम कहते हैं स्टूडेंट्स वेंट्रिकुलर सिस्टले। मैं आपसे अभी इससे पहले वाले बात भी करता हूं कि इस पर्टिकुलर वेंट्रिकुलर सिस्टले की वजह से, अच्छा, बहुत से जो हमारे यहाँ के लोकल कन्वेंशनल लोग हैं वो इसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी बोलते हैं, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज वेंट्रिकुलर सिस्टले। सो इस वेंट्रिकुलर सिस्टले के रिजल्ट में आप लोगों का वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रेशर बढ़ जाता है ब्लड के ऊपर और जो ब्लड है वो वहां से बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से मेरे वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट। आखिरी बात मेरे पास ये जाती है स्टूडेंट्स के आखिरी वेव जो मेरे पास बनेगी दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द टी वेव। और ईसीजी में जो टी वेव है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है किस चीज को, ये रिप्रेजेंट कर रही होती है टी वेव वेंट्रिकुलर डायस्टोल को, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और diastole, more appropriately diastole. And you know, whenever we utter the word diastole, it means that this particular ventricles are not trying to undergo the relaxation.
राइट। अब देखिए कि इस पर्टिकुलर टाइम पे बेसिकली जो एट्रियम है वो रिलैक्स कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर टाइम के बाद फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम इज नो मोर देयर, रादर वेंट्रिकल्स दे आर ट्राइंग टू एक्सपेंड। अब एट्रिया एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और जो वेंट्रिकल्स हैं वो ऑलरेडी एक्सपेंडेड हैं। जब दोनों ही कॉन्ट्रैक्शन में नहीं हैं, दोनों ही रिलैक्स फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो उसे हम लोग अपने हार्ट का आराम करने वाला पीरियड भी बोलते हैं, राइट। एंड दैट वेरी फेज वेयर atria are already relaxed and ventricles are undergone the completion of contraction, and now they are trying to open up, that very brief period is called as cardiac का मतलब पूरे दिल का डायस्टोल, राइट। पूरे दिल का डायस्टोल क्या बोलेंगे हम लोग? कार्डियक डायस्टोल। उस पर्टिकुलर डायस्टोल में कोई एक्टिविटी नहीं होती, और अगर आप उसको देखना चाहें तो आप उसे किसी इस जोन में देख सकते हैं। अगर मैं ये साइकिल दोबारा यहाँ से यहाँ शुरू कर दूँ तो ये वही वाला जोन है, राइट। तो इस तरीके से हम अपने कार्डियक साइकिल को ईसीजी की वेव में 4 वेव्स में कन्वर्ट करेंगे, पी, क्यूआरएस और टी वेव्स, राइट। पी वेव में क्या हुआ? हमारे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, क्यूआरएस वेव में हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, और टी वेव में मेरे वेंट्रिकल्स की क्या हो गया? डायस्टले हो गया, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके बाद जब मेरे पास वेंट्रिकुलर डायस्टले हो रहा होगा तो उस वक्त एट्रियल सिस्टले भी हो रहा होता है, लेकिन चूंकि एट्रियल सिस्टले की वैल्यू का वेंट्रिकुलर डायस्टले से क्या होती है? छोटी होती है, इसलिए हमें ये वाली फोर्थ फेज नजर नहीं आ रहा होता ईसीजी के अंदर। लेकिन बहरहाल ये वाले पी, क्यू, आर, एस और टी वेव्स हमें बताएंगी कि क्या मेरे वेंट्रिकल्स, मेरे एट्रिया सही काम कर रहे हैं, मेरा ईवी वेल्व सही काम कर रहा है, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों के ईसीजी में पी वेव नॉर्मल से ज्यादा ऊंची नजर आती है, इसका मतलब ये है कि आप लोगों की ऐसे नोड जरूरत से ज्यादा करंट प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन अगर आप लोगों की पी वेव उस पर्टिकुलर साइज से नीचे वाले लेवल पे नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी ऐसे नोड में जो प्रोड्यूस वाली करंट की अमाउंट है वो कम है, राइट। इसमें करंट की अमाउंट ज्यादा है और इसमें करंट की अमाउंट कम है। अब ये चीज आमतौर पर याद रखने वाली है कि हमारा जो ऐसे नोड है, जो हमारा पेस मेकर, इज वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग, एंड दैट वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग इज बेसिकली डू नॉट शो एनी सॉर्ट ऑफ एब्नॉर्मलिटी अनलेस एंड अनटिल कि उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल में प्रॉब्लम ना आ जाए जो बेसिकली मेरे ऐसे नोड को ब्लड सप्लाई कर रही है। ऐसे नोड इज ऑल्सो अ लिविंग टिश्यू। अगर इसको ब्लड सप्लाई खराब होगी तो जाहिर है इसके अंदर एब्नॉर्मलिटी स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। या फिर एक और चीज जो मेरी ऐसे नोड की पीक्स को डिस्टर्ब कर सकती है, वो हो सकती है वो वाले एलिमेंट्स जो मेरे नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, समथिंग लाइक सोडियम आयंस। तो जब आप कच्चा नमक खाते हो जो हड्डियों में पका हुआ नहीं होता, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ फ्री रेडिकल्स ऑफ सोडियम है वो ज्यादा होगी। तो वो जो फ्री सोडियम आयंस हैं, दे हैव द एबिलिटी टू एक्साइट द नर्व्स मोर देन नॉर्मल। तो इसके रिजल्ट में इसकी वेव ऊपर हो सकती है। प्लस अगर तो आप लोगों के एवी नोड, आप लोगों के एवी वेव्स और सिस्टेमिक वेव्स एंड एओर्टिक वेव्स बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, तो ये वाली यहाँ पे कोई एब्नॉर्मलिटी नजर नहीं आती। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर किसी पर्सन के एवी वेल्व की स्टीनोसिस हो रही है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे स्पेसिफिक किस्म की एब्नॉर्मल लाइंस अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। और जब यहाँ पे स्पेसिफिक किस्म की लाइंस अपीयर होना शुरू हो जाए, समथिंग लाइक इट, तो हम उसे नाम देते हैं कि देयर इज अ कार्डियक मर्मर। तो जब भी मैं वर्ड यूज करता हूँ मर्मर, तो इसका मतलब होता है बुड़बुड़ाना। आमतौर पे हमारा हार्ट इस पर्टिकुलर जगह पे किसी किस्म की कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन अगर यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए इस पर्टिकुलर टाइम पे, या फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर टाइम पे, राइट, इस पर्टिकुलर टाइम पे, जिसका मतलब ये है कि आप लोगों के वेल्व में कहीं ना कोई एब्नॉर्मलिटी है, और एब्नॉर्मलिटी की बहुत बड़ी कॉज आपका बैठा रहना है, आपकी सेडेटिव स्टाइल है, आप लोगों का ज्यादा लिपिड रिच फूड को खाना है, राइट। दैट इज बेसिकली डिपॉजिटिंग cholesterol over them, and they are causing hardening of the valves, and that hardening is called as stenosis of the valves. Stenosis of the valves.
जब हम आप लोगों से ये बात करते हैं कि आपके वेल्व्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं या बंद हो गई हैं, एक्सपेक्टेड स्टेटमेंट बोली जाती है, तो पहली बात तो ये कि एक वेल्व कभी बंद पूरे हो ही नहीं सकते। अगर बंद हो गए फिर तो फ्लो ही खत्म हो गया, तो इसलिए बंद तो हमारा वेल्व होता ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि जितनी अमाउंट ऑफ ब्लड इसमें से पास होनी चाहिए हार्डनिंग की वजह से उतनी पास नहीं हो रही, एंड देन देयर इज अ residual blood that may stay in the valve prior to the valve that is basically undergone what stenosis। उर्दू में बता रहा हूँ, दोबारा सुनिएगा कि अगर आप लोगों के वेल्व क्या हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं, तो फिर जितना ब्लड यहाँ से बाहर जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, तो ब्लड का एक वॉल्यूम पीछे रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम, राइट। तो इसकी वजह से बाहर हमारे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और जब हमारे हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ जाए तो जिस पर्टिकुलर साइड के वेल्व की स्टेनोसिस हो जाएगी उस पर्टिकुलर साइज के मसल्स ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, और हम उस पर्टिकुलर डिजीज़ को बोलते हैं कार्डियोमेगैली, राइट। तो बात होती है स्टूडेंट्स ये वाली कि इससे हमें ये पता चल सकता है कि कौन सी जो वेव है वो कौन सी जो नोड है वो सही काम नहीं करे। सेम इज द केस विद QRS वेव। अगर आप लोगों की ये वाली वेव ठीक तरीके से जा रही है, इसका मतलब है कि आप लोगों की ये भी नोड सही काम कर रही है, और अगर ये कम प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब है कि इट इज अंडर वर्किंग, और अगर ये ज़्यादा पीक शो करी इसका मतलब इट इज ओवर वर्किंग। तो दोनों चीज़ों को हम यहाँ पे इवेल्युएट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। इससे वही भी पता चल सकता है कि आप लोगों के हार्ट में रेजिडुअल वॉल्यूम बाकी बचा या नहीं, या आप लोगों के हार्ट में जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड आना चाहिए वो आ रहा है नहीं, या आप लोगों का कार्डियक साइकिल सही तरीके से ऑपरेट हो रहा है या नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चल सकती हैं। आज लेक्चर की हम आखिरी बात करने के लिए दोबारा से व्हाइट बोर्ड पर जाते हैं, बिकॉज क्या आई विश कि मैं आप लोगों को हार्ट मसल्स की अपनी ब्लड सप्लाई जो मैं मिस कर गया था वो भी दोबारा से रिपीट कर दूँ, और हम इस पूरे टॉपिक को एज अ बंडल, पूरा बंडल अंडरस्टैंड कर सकते हो। सर लेट्स मूव टू द अगेन वेरी फर्स्ट कॉलम ऑफ द बोर्ड। लुक एट दिस माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे बात ये की थी कि हम यहाँ से अपने हार्ट मसल को जो कि लिविंग टिश्यूज हैं उनको ब्लड सप्लाई कैसे कैसे होती है। ऑल्दो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, इट डिमांड्स लॉट ऑफ यू कैन से इंफॉर्मेशन, बिकॉज कि जो मेरा हार्ट है वो बहुत सी मसल स्ट्रक्चर नहीं है, ना ही ये सिंपली बहुत थोड़ी सी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ जिंदा रह सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी ब्लड सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा इंट्रिकेटेड आपस में जुड़े हुए नेटवर्क का अरेंज किया हुआ है, लेकिन हम आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड बताएंगे, और बाकी बातें डेफिनेटली आप मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद इंशाल्लाह या और फर्दर स्टडी करने के बाद आपको पता चलेंगी। बट द स्कोप ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक इज, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि लुक एट दिस। क्या आपका ख्याल है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्लू ब्लड वेसल में से ब्लड आप लोगों के हार्ट को दूं तो वो बेनिफिशियल होगा? तो आप कहेंगे सर ये तो ऑलरेडी इम्प्योर है, देने का फायदा कोई नहीं होगा। तो मैं कहूँगा यस यू आर परफेक्ट, बिल्कुल सही बात। इसका मतलब ये हुआ कि राइट साइड ऑफ द हार्ट कैन नॉट प्रोवाइड ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन for the normal activities of the heart muscles, so we should not supply blood from here। तो हमें क्या करना चाहिए, वो वाला ब्लड कि जो लंग से प्योरीफाई होने के बाद पल्मोनरी वेन से वापस आया है उसको हमने कहाँ डाल देना है, राइट वेंट्रिकल में। तो इस राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड ओरिजिनेट होगा इट विल डेफिनेटली गो इन। अब मैं इसको फर्दर मॉडिफाई ताकि आपको बात समझ आ जाए, मैं अभी लाइंस को मिटा रहा हूँ यहाँ से, इन लाइंस को, और मैं इसी लाइन को कंटिन्यू करूँगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। लुक एट दिस, समथिंग लाइक इट वाज समथिंग लाइक इट। सो दैट पर्टिकुलर ब्लड वेसल that is lying over here that I have drawn with the red one, this one, it is called as aorta, right। अब अगर आप इस पर्टिकुलर एओर्टा को देखें तो एओर्टा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हार्ट के लेवल से ऊपर हो गई, राइट। जो ही ये हार्ट के बेस से ऊपर निकलेगी तो यहां से ब्लड वेसल्स निकलेगी ऐसे फॉर एग्जांपल, और ऐसे इसके अंदर से अंदर, इसके ऊपर। ये वाले ब्लड वेसल्स जो हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करने वाले चेंबर्स को भी O2 सप्लाई कर रही है, राइट, और हार्ट के प्योर ब्लड को भी O2 सप्लाई कर रही है, बिकॉज मैंने आपको बोला था
कि इसके जो इनर वाला चेंबर है ये वाला, ये तो नॉन स्टिक है, इसमें तो कुछ चीज़ जा ही नहीं सकती, इवन सो मच सो कि इसमें से ऑटो डिफ्यूज नहीं हो सकती। और फिर आपको पता है कि जब हमारा ब्लड बहुत तेजी से चल रहा होता है तो रेट ऑफ एक्सचेंज वैसे ही कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसके पास प्योर ब्लड है तो ऑक्सीजन सिंपली यहाँ से डिफ्यूज कर सकती है। माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स नॉट पॉसिबल। इस पर्टिकुलर ब्लड में से O2 यहाँ से इधर और यहाँ से इधर डिफ्यूज नहीं हो सकती। इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, इट हैज गॉट नंबर ऑफ सेल्स, सो ऑक्सीजन शुड रीच द एवरी डोर स्टेप, सो ऑक्सीजन शुड रीच एट द डोर स्टेप ऑफ एवरी सेल। तो अल्लाह ने उसके लिए क्या अरेंज किया, अल्लाह ने डिफ्यूजन का काम इसके अंदर से नहीं करवाया, बल्कि यहाँ से ब्लड वेसल्स ली और ब्लड वेसल्स को लेने के बाद उसको नॉट ओनली एट्रिया तक पहुंचाया, बल्कि फिर आगे जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स हैं उसके अंदर तक पहुंचा दिया। हर सेल के डोर स्टेप पे O2 प्रोवाइड की, हर सेल के डोर स्टेप से CO2 रिमूव करवाई, हर सेल के डोर स्टेप पे एड्रेनालिन पहुंचाया, हर स्टेप के डोर सेल पे नर्व के एंडिंग्स पहुंचाई, ताकि दिस पर्टिकुलर टिश्यू may live long for the service of humankind। सो बात ये हो रही थी कि ये वाली ब्लड वेसल्स जो इस पर्टिकुलर हार्ट की वॉल्स को ऑक्सीजन सप्लाई कर रही हैं, वी कॉल देम एज कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरी, राइट। और आपने देखा होगा कभी अगर आप गए हों हॉस्पिटल में तो एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं ICU स्टैंड्स फॉर इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पे हम किसी किस्म के एलिमेंट को भी ज़रा फोकस के साथ क्या कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। बट अनदर डिपार्टमेंट that is called as cardiology department, it does not have ICU, it has got for CCU, and whenever we say CCU, it stands for coronary care unit। तो इस वाले केस में जो पर्सन का हार्ट है वो इट इज अंडरगोइंग द डेथ। अब इसकी डेथ होने की वजह मेरे पास ये है कि इस पर्टिकुलर कोरोनरी आर्टरी में कहीं ना कहीं क्या खुदा ना खास्ता कोई एम्बुलेंस फंस गया है। ये टर्म लिखते हैं हम लोग एम्बुलेंस, इसका मतलब होता है अ मोबाइल वैन हैविंग द पर्सन्स दैट कैन गिव अर्ली ट्रीटमेंट। इसके लिए पर्टिकुलरली हमारे पास स्पेशलाइज्ड ट्रॉमा ट्रीटिंग डॉक्टर्स की टीम होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ बस वो डेड बॉडीज इकट्ठे करने रह गया काम एम्बुलेंस का, नथिंग एल्स। अदरवाइज एम्बुलेंस का बेसिक जॉब ये है कि डॉक्टर की टीम को साथ लेके जाए ट्रॉमा साइट के ऊपर, और अकॉर्डिंग टू देयर ओन विजन एंड विजडम वो वहाँ से उस पर्टिकुलर विक्टिम को अंडर देयर ओन सुपरविजन उसको वहाँ से रेस्क्यू करें। खैरी हो, बात ये हो रही थी मेरे पास कि इस पर्टिकुलर ब्लड वेसल के अंदर एम्बुलस फंस सकता है। व्हेनेवर वी यूज द एम्बुलस, इसका मतलब है अ पार्टिकल एंड दैट वेरी पार्टिकल इट इज नाउ ब्लड बॉर्न, और अगर ये उसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम बोलते हैं एम्बुलस। और एम्बुलस का मतलब होता है मेरे पास कोई भी मोबाइल पार्टिकल, ठीक है। और ये जो मेरे पास मोबाइल पार्टिकल्स हैं ये क्या कर सकते हैं, ये ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, रुकावट पैदा कर सकते हैं, और जहाँ रुकावट पैदा हो गई उस पर्टिकुलर एरिया का चूँकि ऑल्टरनेट सोर्स ऑक्सीजन नहीं है तो उस पर्टिकुलर एरिया की डेथ होना शुरू हो जाएगी। एंड दैट कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डेथ इज, ब्लू से लिख रहा हूँ, इस्कीमिया। और जब मैं वर्ड लिखता हूँ इस्कीमिया, इसका मतलब है कि दैट पर्टिकुलर टिश्यू इज सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, and if this particular deficiency of oxygen prolongs for the longer period of time, तो result क्या होगा कि it will cause the death of cardiac cells। और जैसे मैंने पहले बोला था, आपको याद होगा कि मुझे ये डर है दिल जिंदा कहीं तू ना मर जाए। तो ये जब मेरे कार्डियक सेल्स मर जाएंगे तो डेफिनेटली मेरे बॉडी का मेन पंपिंग ऑर्गन जो मेरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था वही मर रहा है, तो इवन ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज लंग्स वो भी सर्वाइव नहीं करेगा, राइट। तो ये है बेसिकली ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट। और जब ब्लड एक्सचेंज हो जाता है तो जहाँ जहाँ मेरी कार्डियक आर्टरी गई हुई थी वहाँ पे डेफिनेटली मेरी कार्डियक वेन्स भी प्रेजेंट होंगी जो ऑक्सीजन को क्या करेगी, दोबारा से सप्लाई करने के बाद CO2 को वहाँ से कलेक्ट कर लाएंगी, और फिर हम इसे दोबारा से उसी स्ट्रीम में डाल देंगे जिससे कि हम नाम कह देते हैं वीनस स्ट्रीम, और दोबारा से ब्लड सप्लाई होगा थ्रू द आर्टेरियल स्ट्रीम। तो आर्टेरियल स्ट्रीम ब्लड को, हमारे हार्ट को कोरोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड सप्लाई करती है, और कोरोनरी वेन्स उसी पर्टिकुलर ब्लड बेस से जब CO2 रिच हो जाएगी तो उसे बाहर निकाल देगी।
So that's it about the what structure of heart and its blood supply, its conduction, and the graph associated with it, the pressure volume relations, and the role of what ECG in the body. अब नेक्स्ट टाइम हम आप लोगों से मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई ज़ाहिर इल्म के पटारी के साथ. टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स. मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप अपने लिए दुआ करें, अपने अजीम वालिदैन की दुआ करें, तो हमारे भी दुआ कीजिएगा, बिकॉज कि आपकी दुआ ही हमारे लिए सदका जारिया हो सकती है. और अब हम चाहेंगे आप लोग से इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.